अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज माय आप आए। प्लेजर, थैंक यू। और वंस अगेन आप देखने वालों को एक दफा फिर होली की मुबारकें बहुत बहुत, क्योंकि कई दिन का फंक्शन होता है। मैंने बल्कि उस दिन मैंने बात कर रहा था, मैं होली मनाने जा रहा था, एक दिन पहले मना ली हमने, लेकिन ओरिजिनली भारत के अंदर मेरा ख्याल होली इज नेक्स्ट डे। मुबारक अगेन, थैंक यू अगेन हैविंग मी आरजू। सर दोनों दिन थी होली। जिस दिन हमने शो किया था उस दिन छोटी होली कहलाती है और नेक्स्ट डे जो था वो कलर खेलने का जो फेस्टिवल होता है वो था। तो हमने जिस दिन किया था उस दिन भी होली ही थी। लेकिन मुझे हमने तो उस दिन भी कलर शलर लगा लिए थे हमने तो हाँ वो हो रही वो उस दिन भी होती है, लेकिन ये कि दोनों दिन सेलिब्रेट की जाती है। तो बिल्कुल लोग लोग बड़े खुश हुए हैं शो देखकर। अगर सर आज हम अगर बात करें तो वैसे तो होली और इतना अच्छा इवेंट जो है वो चल रहा, फेस्टिवल चल रहा भारत में, लेकिन हमारे यहाँ जो जिस तरह से लोगों के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, एक बार फिर दासू डैम के जो इंजीनियर्स हैं, चाइनीज इंजीनियर्स, उनको मार दिया गया और सब इस पे बहुत अपसेट है। उससे एक दिन पहले भी आपने देखा होगा कि बीएलए जो है वो अटैक करने लगे थे पाकिस्तान की जो एयरबेस है वहां पर बलूचिस्तान में, सॉरी उधर गवादर के पास। तो वहां पर भी यही हंगामा चल रहा है, मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं। देखिए आरजू, इस वक्त पाकिस्तान कई क्राइसिस के अंदर जो है वो घुसा हुआ है, फंसा हुआ है। बल्कि वो जैसे कहते हैं कि रजिया गुंडों में फंस गई है, लेकिन अब क्या करेंगे, 76 साल से ही रजिया फंसी हुई है। निकलने के लिए अब कौन निकालेगा, ये मेरी समझ से बाहर है। देखिए, ऐसी ऐसी चीजें देखने में आ रही हैं आरजू, जिसमें मैं तो खैर देखे 35 साल पहले भाग कर आया था, निकाला गया था। बल्कि मैं तो अपने आप को पॉलिटिकल असाइली समझता हूं। हम लोग तो पॉलिटिकल असाइली हैं यहाँ पे, क्योंकि हम उस हर कैटेगरी में फिट पड़ते हैं जिस तरह लोग भाग कर जान बचाते हैं। अब देखें, अब ये तो दहशतगर्दी का वाकया ये पहला नहीं हुआ दासू डैम वाला, बल्कि यहाँ ये बताऊं, ये पहले दिन से सी पैक जब शुरू किया तो चाइना को पता था ये हम जो कर रहे हैं, और इन्होंने वादा किया था कि हम पूरी एक ब्रिगेड बनाएंगे अपनी आपकी हिफाजत के लिए। तो देखिए, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। जब पिछली दफा दासू हुआ था अटैक, तो वो आपकी इन्वेस्टिगेशन से भी खुश नहीं थे, आपकी सिक्योरिटी से भी खुश नहीं थे, और चाइना चाहता था कि हमारे वहां से लोग आके इन्वेस्टिगेट करें और उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने ये पिछली दफा दासू पे किया था। फिर इन्होंने काफी अरसा चाइना की एम्बेसी बंद रखी है एहतजाज में। इन्होंने मुर्शद पाक के दौर के अंदर इनके जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, उनको मुराद सईद साहब को वीजा नहीं दिया चाइना ने एहतजाज में। कई अरसा वो गए नहीं अपने पीरियड के अंदर। तो फिर ये कहने को कभी जाते हैं, कहते हैं हिमालय से ऊंची दोस्ती है, समंदर से पता नहीं गहरा क्या है, शहद से मीठी है, पता नहीं क्या क्या बातें कर जाते हैं। लेकिन आरजू, मैं ये सीरियसली एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये बता रहा हूं। दूसरी दुनिया को तो छोड़ दें, चले आपने जिस तरह बेवकूफ बनाते हैं, आप प्रोफेशनली ट्रेंड हो चुके हैं दुनिया को फ्रॉड लगाने में, लेकिन जब तक अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तरक्की की बात तो बहुत बाद की होती है ना आरजू। तरक्की तब होती है जब एक जिस्म जब जख्मी होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, पहले तो ब्लीडिंग रोकते हैं, दर्द बाद में कम की जाती है। आपकी तो ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, आपकी ब्लीडिंग रुकेगी तो तरक्की करेंगे आप हर पड़ोसी के साथ हालते जंग में है। बल्कि मैं कल एक वॉशिंगटन डीसी एक ग्रुप में बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे, तो किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी और व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग। तो मैं जब उस डिस्कशन में बैठा तो मुझे एक बंदे की बात ने लाजवाब कर दिया। मैंने कहा यार कि हमारे भारत से भी रिलेशनशिप खराब है, ईरान के साथ भी पिछले महीने जो है वो झगड़ा हो चुका है, एक दूसरे के ऊपर अटैक किए गए हैं। अफगानिस्तान के पीछे हमने सारा मुल्क जला दिया है, उनसे भी नाराजगी है, वो हमारे अंदर घुस घुस के मार रहे हैं। जापानी जो चाइनीज भाईजान है उनसे भी हमने पैसे बहुत ले चुके हैं, सबसे ज्यादा कर्जा उनका है, वो भी हमसे नाराज है सी पैक पे। तो उस बंदे ने एक बात, बड़ी अमेरिकन था, उसने कहा कि सारे कंट्री गलत नहीं हो सकते, इसका मतलब आप ही गलत है। ठीक है ना, सारे कंट्री तो गलत नहीं हो सकते ना। आप कहें चाइना भी गलत है, अफगानिस्तान भी गलत है, ईरान भी गलत है, भारत, लेकिन आप ठीक है, ये किस तरह को कहेगा कोई। लेकिन उसमें अब मैं बल्कि एक छोटा सा जो इस वक्त स्कैंडल चल रहा है बहुत, जो मुझे बहुत दुख हुआ है, खासकर मैं हमेशा
पाकिस्तान को कहता हूं कि आप अभी तक आजाद नहीं हुए, यू आर स्टिल ब्रिटिश कॉलोनी। आपको लंदन से आपके ही जो ब्रिटिश एजेंट तैयार किए जाते हैं वो मैनेज करते हैं। मैं हमेशा आपको मैंने कहा कि मैं ब्रिटिश एजेंटों को दो ग्रुप्स में डिवाइड करता हूं। एक जो लैंड ओनर्स हैं, जिनको जो ब्रिटिश थे उनको उनके लिए काम करने की वफादारी के रिजल्ट में वो जमीनें दे गए थे। एक तो वो ब्रिटिश एजेंट हैं। दूसरे हमारे लोअर मिडिल क्लास से जो बच्चे सीएसएस करते हैं, जिसको आईसीएस कहा जाता है भारत के अंदर, लोअर मिडिल क्लास से जब वो सीएसएस करके आते हैं तो ब्रिटिश एसपीज और डीसी डिप्टी कमिश्नर्स की जब घरों में वो बैठते हैं, जो ऊंची छतों वाले, और जो लोग उनके सामने लेटते हैं उनके सामने, और उनको आज भी डिप्टी कलेक्टर कहा जाता है, असिस्टेंट कलेक्टर कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश दौर के अंदर ये नाम उनको दिए जाते थे, और सारा ये सिविल सर्विस का सारा सेटअप ब्रिटिश बना के गए थे। तो वो भी अपने आप को ब्रिटिश समझना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका वालिद टीचर था, उनकी माँ टीचर थी, गुर्बत से आए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से फिर बदले लेते हैं, अपने बाप के भी बदले लेते हैं। फिर एक स्टेज उन पे आती है जब वो ग्रेड 19 पे आते हैं, प्रमोट होके थोड़ा सा 15 साल बाद, तो आपका जो हुकूमत है उनको सरकारी खर्चे पे लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेज देती है। वो यहाँ आते हैं, उनकी बीवियां घर देखती हैं, ग्रोसरी स्टोर देखती हैं, फैशन के स्टोर देखती हैं, तो वो डिग्री लेके चले जाते हैं और दिल और दिमाग यही छोड़ देते हैं। फिर वो जाके जो तबाही फेरते हैं पाकिस्तान के अंदर, करप्शन में लूटते हैं जब, तो उसमें वो तबाही फेरते हैं। उसी तरह का एक नमूना है, मैं बताना चाहूंगा 1886 के अंदर। मैं बल्कि ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर में बताऊंगा आज पाकिस्तान के जो हालात हैं। इस एक केस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के 76 साल में क्या हुआ और आगे क्या होगा। ये मैं एचिसन कॉलेज के स्कैंडल पे बात कर रहा हूं। 1886 में 5 कॉलेज उन्होंने बनाए ब्रिटिशों ने अपने एजेंटों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक बन गए। उनके अंदर कोई मेरिट पे दाखिला नहीं होता, सिफारशी हुज हु जो है उनके बच्चे पढ़ते हैं, अमीर लोगों के आवारा बच्चे वहां पढ़ते हैं। अब वहां पे 2 गैंग्स जो बन चुके हैं। एक आज मैं माफी मांगूंगा, मैंने किसी चैनल में कहा था कि आहद चीमा, मैं बड़ा इंप्रेस्ड हूं कि उन्होंने बड़ा काम किया है और पिछले दौर के अंदर उनके ऊपर बड़े जुल्म किए गए। मैं उस पर माफी मांगना चाहता हूं। आहद चीमा साहब ने प्रूव कर दिया है कि किस तरीके से वो तालीम याफ्ता नहीं है। ही डजंट, मेरे ख्याल में इसको तालीम याफ्ता नहीं कहते, जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया है। मैं अफसोस है मुझे उस पे। और दूसरा मैं माइकल थॉमसन, जो कि ऑस्ट्रेलियन इस वक्त उनके प्रिंसिपल हैं, उन्होंने आपके सिस्टम के कपड़े उतार के रख दिए। और मेरे भाईजान गवर्नर जो है, उनकी दाढ़ी देखें जरा। उन्होंने जो वारदात, ये 2022 से केस चल रहा है, उनकी बीवी भी सीएसएस ऑफिसर है। ये पढ़े लिखी माफिया और गैंग्स जो हैं, ये सारे, इनके कपड़े उतार दिए हैं माइकल थॉमसन ने। आफरीन है, मेरा हीरो है वो। उसने रिजाइन उठा के मुंह पे मारा, उसने कहा ये पकड़ो और ये अपने आवारा बच्चे खुद ही पढ़ा लो, मैं जा रहा। बलीगुर रहमान साहब ने अब कमेटी बना दी है कि हम नया प्रिंसिपल ढूंढ रहे हैं। क्या क्या ढूंढोगे, क्या पिद्दी का शोरबा है। आईएमएफ के टुकड़ों पे पल रहे हो, लेकिन अकड़ इतनी है कि ये अकड़ वाली बात है, ये जो इन्होंने किया है एचिसन के अंदर। फिर बाद में कहते हैं जी कि वो जो माइकल थॉमसन था, वो साल में 100 छुट्टियां लेता था, 10 लाख रुपया तनख्वाह दी, तो पहले इसी बहाने पे निकाल लेते ना उसको। अपने कपड़े क्यों फुड़वाए उससे भाई? पूरा पाकिस्तान नंगा करवाया आपने। उसने अपने लेटर के अंदर जो लिखा है, उसने कहा कि यहाँ पे पॉलिटिक्स एंड नेपोटिज्म है, and there is no room for these two things in a academic school. There is no. लेकिन शर्म हमको मगर नहीं आती। कौन सा है? मैं दो लोग मुझे बहुत याद आए जब मैंने ये सारा स्कैंडल देखा। एक मुझे विंस्टन चर्चिल याद आए, जिन्होंने कहा था कि ये लोग अपने आप को गवर्न करने के काबिल नहीं। हम अभी मजीद 50-60 साल इनको इजीली इनके ऊपर रूल कर सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं। ये विंस्टन चर्चिल ने कहा। मेरी ये चीमा साहब की डिग्रियां, ये बलीगुर रहमान साहब की दाढ़ी जो है, इससे ये नहीं नजर आता कि ये पढ़े लिखे या कोई अच्छे मॉरल वाले लोग हैं। फिर दूसरा बंदा, मुझे एक तो विंस्टन चर्चिल बहुत याद आया, फिर मुझे इलामा इकबाल का वो शेर याद आया। उसने कहा कलामे नर्मो नाज़िक, उसने कहा फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर,
कहते फूल की पत्ती से हीरा कट सकता है, लेकिन मर्द नादा पे कलामे नर्म नाज़िक बेअसर। उसने कहा गधे के ऊपर किताबें लाद देने से वो गधा है, वो इंसान नहीं बन जाता। बिल्कुल। डिग्रियां लाद दी जाए तो वो इंसान नहीं। तो ये दो मुझे बहुत याद आए, इलामा इकबाल याद आए और विंस्टन चर्चिल बहुत याद आए। मैं बहुत उस दिन जख्मी हुआ, इस स्कैंडल को देखकर, पढ़ के बहुत दुख हुआ मुझे। फिर और दूसरा ऊपर से कह देते हैं हमें आर्मी की अदालतें नामंजूर, आर्मी की, और तुम्हें सारी अदालतें बंद करके होनी आर्मी की चाहिए। डंडे के बगैर तो चल ही नहीं सकते हो भाई तुम। यहाँ पे जो मार्शल लॉ लगते रहे वो तुम्हारी अपनी इन्हीं करतूतों की वजह से, ये नेपोटिज्म और करप्शन और ये जो तुम मिलके ठेकेदारों के साथ वारदातें डाल के बच्चों को लंदन में प्रॉपर्टियां बना रहे हो, इसी वजह से तो आर्मी आती है। मगर सर आर्मी तो क्रिकेट सिखा रही है क्रिकेटर्स को, 2 महीने तक क्रिकेट खेलेंगे वो तो, अपना काम तो आर्मी भी नहीं कर रही ना। आरजू मैं बिल्कुल, ये मैं बहुत पढ़ चुका हूं, आप डंडे के बगैर नहीं चल सकते। या पठान भाईजान आके आपको डंडे मार के आपको वो सीधा करते थे, या आप आर्मी करते। यू कैन नॉट रन द, यू कैन नॉट, अगर आप एचईसन कॉलेज नहीं चला सकते, पाकिस्तान किस तरह चलाओगे? किस तरह चलाओगे भाई, बताओ नहीं, किस तरह चलाओगे आप? अगर एक कॉलेज नहीं चल सकता है आपसे, सारे पढ़े लिखे हैं, सारे ब्रिटिश एजेंट हैं सारे, ये मोरालिटी है, सारे सिस्टम को नंगा करके। आज आगे मुझे दूसरा एतराज है, आज आहद चीमा साहब ने उसका जवाब दिया है। आज गवर्नर को उन्होंने लिखा है कि मेरे बच्चों का नाम निकाल दे। उन्होंने सरकारी लेटर हेड पे क्यों लिखा है वो लेटर? उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के लेटर पे, भाई आपके बच्चों को तो पहले ही निकाल दिया गया है। उस लेटर में उन्होंने, आज आहद चीमा साहब ने लेटर लिखा है गवर्नर पंजाब को कि मेरे बच्चों के नाम उन लिस्ट निकाल, नाम तो पहले ही निकाल दिए। और दूसरा, व्हाई यू आर राइटिंग इट ऑन योर लीगल मिनिस्ट्री के पैड के ऊपर? यू आर जस्ट अ सिंपल एक्स फादर, यू आर अ फादर ऑफ एक्स स्टूडेंट्स। एक सिंपल पेपर के ऊपर लिखो, लेटर लिखना है तो। किस किस्म के ब्यूरोक्रेट हो यार तुम, कहां से पढ़ते रहे हो? पता नहीं कि आरजू कैसे आप फौज के, आप डंडे के बगैर, फौज में क्या डंडे के बगैर आप नहीं चलने वाले, ये मैं बता देता हूं। मगर सर फौज अपना काम कहां कर रही है? अगर फौज इंटेलिजेंस और ये सब काम कर रहे होते, चाइनीज मारे गए। भाई आप फौज आपको संभालेगी, अपना काम करें। आप गवर्नेबल ही नहीं है, आप चल ही नहीं सकते हैं उनके बगैर। आपको, आप तो खुला छोड़ने वाले ही नहीं है सर। ये तो अपना काम करते ही नहीं ना, अपने काम के अलावा सारे काम करते हैं फौज। मुझे ये बताएं, फौज के बगैर आप चलने के काबिल नहीं है, किस तरह चलेंगे आप? आपको तो डंडे चाहिए ना, जो बंदा एक जूता लेके सर पे खड़ा रहे तो आप चलते हैं, वरना चल ही नहीं सकते आप। अब मुझे बताएं, असद चीमा साहब अनपढ़ आदमी, सीएसएस अफसर है, बीवी उसकी सीएसएस अफसर है। अच्छा, बलीगुर रहमान साहब गवर्नर है, वो अनपढ़ है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, दाढ़ी की भी शर्म नहीं आई उस बंदे को। और फिर सारे के सारा जो बोर्ड है गवर्नर एचईसन का, आपने सारे नून लीग के उसमें मिनिस्टर डाल दिए सारे रिश्ते। एक रिश्ते, मैंने लिस्ट देखी है, एक तो नवाज शरीफ फैमिली का रिश्तेदार है, 30 साल का बच्चा डाल दिया आपने उसके अंदर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर। अगर ये एक सबसे बड़ा मॉडल है आपके सामने। आप अगर एचईसन कॉलेज नहीं चला सकते, आप पाकिस्तान किस तरह चलाएंगे? आप पंजाब किस तरह चलाएंगे? मैं तो मुझे सख्त दुख हुआ, क्योंकि मैं आहद चीमा के बारे में, मैं वाज अ बिग फैन ऑफ हिम। मैं कहता था यार बड़ा अच्छा बंदा है, इसने कंप्रोमाइज नहीं किया, इसको इतना मारते रहे, इसकी कमर में दर्द था, ये इसका बाथरूम, ये सो नहीं सकता था, ऊपर से पंखे की आवाज आती थी जब ये पीटीआई दौर के अंदर इसके साथ ज्यादती होती रही। मैं आई वाज अ वेरी सिंपैथेटिक विद हिम। मैं कहता था इस बंदे के साथ ज्यादती हुई है, ही वाज अ वेरी गुड परफॉर्मर, ही वाज ने फलां प्रोजेक्ट किया। लेकिन आज मैंने जब देखा, अब मैं जो देख रहा हूं, शर्मिंदा हूं। और ऊपर से चीमा है, जाट बरादरी है मेरी, जाट, मैं भी खुद जाट हूं और मेरे एरिया से है। शर्मिंदा मैं हुआ बहुत सख्त ज्यादा। आई एम सो एम्बैरेस्ड। इस बंदे को फौरन रिजाइन देना चाहिए। बुलीगुर रहमान साहब से शहबाज शरीफ साहब को चाहिए रिजाइन ले। खैर उन्होंने क्या लेना, आर्मी चीफ को चाहिए, उसको कहा मौलवी इधर आया रिजाइन दे यार, तू दाढ़ी को बदनाम कर रहा है यार, दाढ़ी रखी तूने इस तरह अपनी तुनी तक। और जो लेटर तू, मैं आज ये भी पूछा, इस तरह डिस्कस हुआ क्यों कर रहा है वो सारी हरकतें, ये भी बता देता हूं। क्योंकि गवर्नरशिप के दिन खत्म हो चुके हैं, आगे कारा साहब आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ डील का हिस्सा है। फुर्तियों में, इसलिए फुर्तियों में आज उसने छुट्टी भी उसकी एक्सेप्ट कर ली, कमेटी बना दी है नया प्रिंसिपल ढूंढने के लिए। और उस कमेटी में आपके फाइनेंस मिनिस्टर है औरंगजेब साहब, वो भी उनका नाम है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी औरंगजेब साहब है। यार ये कैसे फ्रॉडिये इकट्ठे हुए हो तुम लोग यार, सारे गैंगस्टर हो सारे तुम, माफिया हो ये पढ़े लिखे लोग भी सारे। खैर मैं तो इनको क्या, वो कहते हैं ना ये मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजुक बेअसर, किताबों का आपके पास क्या असर होना है? दूसरा, मैं अभी आपसे यही बात कर रहा था ना, मुझे आप जवाब दें जरा।
कि उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गया, आईआईटी से पढ़ के। तो ये अपने देख लेंगे, करें कंपैरिजन के साथ, फिर कहते हैं नहीं जी हम ये हैं हम वो हैं, करें ना कंपैरिजन के साथ, चले फिर। लेकिन सर उनके एस्टेब्लिशमेंट नहीं चला रही ना, हमारे यहाँ तो जो मिनिस्टर लगे हुए हैं, जो कुछ हो रहा है तो ये आरजू, एस्टेब्लिशमेंट ही तो करवा रही आप होती मुझे है। ये प्रूव कर दें कि एस्टेब्लिशमेंट छोड़ दे आप चला पाएंगे? सर वो तो चलाने मना कर देंगे देते, तब ना ये मना लोग कर देते आप। सीखेंगे, बढ़ेंगे आगे। किस तरह सीखेंगे? सीखने हर वाली चीज कौन? में तो सर ये घुसे होते हैं, हर चीज आरजू में। 1886 में बना था एचईएसएम कॉलेज, 1886 में। सर अगर एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसी फौज अपना काम कर रही होती तो क्या ये चाइनीज मारे जाते इस तरह से? ये नहीं अपना कर काम रहे, कर ही मैं नहीं रहे। कहता हूँ, कभी मैं क्रिकेट कहता हूँ खेलना वो भी सिखा काम रहे अपने। हैं तो आरजू कभी वो भी तो गवर्नमेंट पाकिस्तानी चला रहे हैं। भाईजान है ना, आरजू वो भी तो पाकिस्तानी भाईजान है, कौन से ब्रिटिश है वो या जर्मन है? वो भी तो आप के बहन भाई है वो भी। जिस तरह आप ये, जिस तरह एचईएसएम चला रहे हैं, इस तरह वो चला रहे हैं। ये डीएनए का प्रॉब्लम है भाई, ये आरजू ये मामूली चीज नहीं, ये तो ये तो कहते हैं ना कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है सारा। लेकिन ये कि देखें, सख्त अफसोस है जो इस वक्त हो रहा है, जहां से भी हो रहा है, कि कहीं से भी कोई अच्छी अच्छी खबर ही नहीं आ रही है। मैं तरस जाता हूं कि पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर सुनी जाए कि पाकिस्तान में यार कोई अच्छा हो रहा है, कोई पाकिस्तान में सर तरक्की की 2 दिन बात। पहले लोग बड़े खुश थे जो ये बातचीत कर रहे थे कि भारत के साथ ट्रेड खोलने की बात हो रही हाँ, थी, नहीं नहीं और बात अब भारत ने नहीं, नहीं वो चुटकुला था, वो मजाक था भाई, वो तो लतीफा सुनाया भाईजान, डार भाईजान ने, डार भाईजान ने लतीफा सुनाया है। आप क्या वो मजाक करते हैं? आप वो कहते हैं शहीदों से मजाक करते हैं आप मुझे ये बताएं, डार साहब का स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है, मैंने सुना है स्टेटमेंट, पता नहीं, या तो फिर मेरे दो, या मैं भारत होके आया हूं, मेरे 2-4 इंटरव्यू चले हैं, तो शायद उन्हें पता, शायद सोचा हो कि ये यार बात तो ठीक कर रहे हैं। आरजू मुझे ये बताएं कि डार साहब ने के बयान से क्या फर्क पड़ा? डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन चाहते हैं, हम नहीं चाहते, बिजनेसमैन चाहते हैं कि भारत से ट्रेड किया जाए। भाई वाह, भाई वाह, क्यों करेंगे भी आपसे वो ट्रेड? आपके ऊपर एलिगेशन है कि आप दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। आपने उसके बारे में कुछ उनको नहीं बताया कि अभी हम किस तरह आपको एतमाद में लेंगे। हाफिज सईद साहब को आप प्रमोट कर रहे हैं जहां बैठ कर, उसका कुछ नहीं बताया। उनके एतराजात उनसे पूछा आपने? आपके कहने से क्या होता है? आपके कहने से क्या होता है? लेकिन मजाक अच्छा था, मजाक अच्छा था, मजाक अच्छा था, ठीक है। कहते हैं कि दिल लगाने के लिए अच्छी बात, ये अच्छी बात है। इस पे 2-4 लौंडे लपाड़े ट्वीट करेंगे, कुछ ये करेंगे वो करेंगे, इससे आगे नहीं है। लेकिन एक ये मैं बात बता दूं आरजू, आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है 2 चीजें, भारत से ट्रेड करें, ईरान अफगानिस्तान के साथ स्मगलिंग बंद करके आप उनके साथ भी ट्रेड करें। लेकिन वहां आपकी स्टेट नहीं चाहती कि आप स्मगलिंग बंद हो, क्योंकि पैसा ही बहुत है उसमें, बिल्कुल उसमें पैसा ही बहुत ज्यादा। स्टेट खुद ट्रेड नहीं चाहती, स्मगलिंग चाहती है। तो फिर मैं इसका कोई बाहर से आके क्या करेगा? जब पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को नहीं चलाना चाहते, तो आप मुझे ये बताएं दूसरी दुनिया का सर फटा है कि आपको जाके कहीं आए जी चलें चलाएं? अब इस वक्त आपको मैंने बहुत अरसा पहले कह दिया था आरजू कि मोमबत्तियां ले लें आप, क्योंकि आईएमएफ का लोन आ रहा है, वो तो पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा, लेकिन आपकी हर चीज महंगी हो जाएगी। फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल अब सर, ये एक और प्रोग्राम में भी जाने वाले हैं, उसकी भी प्लानिंग कर रहे सुनामी हैं। आने वाली है आरजू, महंगाई की सुनामी आने वाली है। आपकी चीखें यहां वॉशिंगटन डीसी तक लोगों को आएंगी सुनने में। तैयार हो जाए अब इसके लिए। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, क्योंकि $8 बिलियन अभी ताजा ताजा आएगा, और उसके ऊपर दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियां तो महंगी हो जाएंगी, लेकिन आपके गुर्दे नहीं बचेंगे, ये मैं बता रहा हूं। सर पीआईए को भी तो ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, पीआईए भी कोई उसके खरीद ले। लिए देखिए, अपनी प्राइवेटाइज थोड़ी करना, कोई फ्रंटमैन देख के उसके नाम करेंगे ट्रांसफर, अपने किसी भतीजे भांजे को देंगे। ये कौन सा प्राइवेट है? वो बेकार चलती ना चलाती है। और उसका लेकिन कोई वारदात डालेंगे? हम वारदात डालने के मास्टर हैं भाई, हम मास्टर हैं। हम तो चीजें लीगली हम थोड़ी करते हैं, हम तो फ्रंट मैनों के जरिए इधर उधर बेच के हजम कर जाते हैं। मैं आपको अगले दिन क्या कहा था, $86 बिलियन, $86 बिलियन खा के आपने डकार भी नहीं मारा। आप हंस रहे हो ऊपर से। $86 बिलियन का लोन है इस वक्त पाकिस्तान पे। सर ये वो तो इन्होंने देना ही नहीं है ना, कोई अगर ले सकता है तो लेके दिखा दे इनसे पैसे, ये ऐसे ही कोई टोपी ड्रामा कर देंगे। मगर सर ये जो बार बार अटैक हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अमेरिका से कहें कि जी हम फिर वो दहशतगर्दी की जंग जो चीमा साहब बहुत कहा करते हैं, फिर उसमें ना चले जाए, पैसा मांगने के लिए ना आ जाए कि पैसा लाइए तो नहीं दीजिए। मांग रहे, आप पैसे तो मांग रहे हैं मुसलसल।
आप कह रहे हैं मुसलसल अमेरिकन को, भाई भाईजान जो आप वो $85 बिलियन का असला छोड़ आए हैं वो हमारा सर फाड़ रहा है, वो आप मुसलसल पैसे मांग, कोई पता नहीं है वही वारदात हो कि भाई इधर से उनको उनकी तवज्जो लेने के लिए कुछ करें, लेकिन अब दुनिया इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी वजह बता देता हूं। इस वक्त गाजा की जंग जो है ना, आज सबसे बड़ी खबर यह है, यूनाइटेड अब अमेरिका ने यहां पे पैंतरा बदल लिया है। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में वोट इजराइल को नहीं दिया, लेकिन फ्रॉड ये है क्योंकि डरते हैं, यहूदियों से डरते हैं, इजराइल से डरते हैं। उधर से यूनाइटेड नेशंस में वोट नहीं दिया उन्होंने सीज फायर का, वहां से यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है। इधर स्टेट डिपार्टमेंट ने कह दिया कि दिस जो रेजोल्यूशन इज नॉट बाइंडिंग। फ्रॉड ये देखो ना, उधर से इधर से पता नहीं क्या क्या कर। लेकिन इस वक्त जो गाजा को सपोर्ट करें, यूक्रेन बचाएं या आपको पैसे दें, वो आपको यही बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने आईएमएफ को कहा इनको कर्जा देना, और वो भी बहुत है। $8 बिलियन थोड़ा समझते हैं आप? जरा उसको जरब देके देखें, दुबई में कितने घर आते हैं और लंदन में कितने आते हैं, जरा देखें जरा आप, बहुत घर आते हैं। मगर सर ये जो बार बार अटैक्स चल रहे हैं उसके ऊपर ये पैसा तो मांगेंगे, कहेंगे जी हम तो हर तरफ से हमारे ऊपर यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, वो हमने जंग लड़ी है, दोबारा लड़ने जा रहे हैं, तो अमेरिका तो दे देगा पैसा। भाई साल 2 साल तो निकल जाएगा ना। $8 बिलियन प्रॉपर्टी देखने लेने में टाइम लगता है, ऐसे आसान तो नहीं ना। $8 बिलियन बहुत है। कितने लोगों के 5-6 हजार आपके खाने पीने, आपको लूटने वाले कितने हैं? 5,000 है ज्यादा से ज्यादा, उनमें से 4,000 के घर बन जाएंगे लंदन और दुबई में। $8 बिलियन बहुत रकम होती है। कर्जा आपने देना है, आप वहां से तेल लेंगे, बिजली के बिल आपके डबल करेंगे, गैस को डबल करेंगे, गुर्दे आपके दे देंगे आपको, तो वो $8 सर अभी बिलियन। चाइना क्या कहेगा? सर अभी चाइना के लोग फिर मार दिए, चाइना कुछ तो नहीं, कहेगा। उनके हालात, इकानमी बहुत खराब है, इकानमी बहुत खराब है। आज की जो खबर है कि अमेरिका के सीईओ जो है वो इस वक्त चाइना के दौरे पे हैं। लिस्ट उन्होंने सीक्रेट रखी हुई है कौन सी है, कौन कौन आया है वहां पे। लेकिन अब जो चाइनीज भाईजान है वो मिन्नतें कर रहे हैं अमेरिकन सीईओ की, भी यहाँ से हमें छोड़ के ना जाओ, क्योंकि लोग वहां से भाग रहे हैं मक्खियों की तरह। लेकिन उनकी इकानमी बहुत स्लगिश है। चाइना उतना रिटेलिएट नहीं करेगा जिस तरीके से पहले माजी में करता रहा है। लेकिन इस वक्त जो चीजें हैं, डॉक्टर जयशंकर जो थे वो सबसे पहले वो सिंगापुर गए थे और उसके बाद वो आज फिलीपींस के अंदर हैं। बड़ी जबरदस्त स्पीच उन्होंने दी, खासकर जो रशिया के अंदर अटैक हुआ मॉस्को पे, उसके ऊपर उन्होंने सिंगापुर से कहा था कि भाई टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट रिगार्डलेस व्हिच लैंग्वेज ही स्पीक्स, और नो मोर एक्सक्यूजेस। दर हकीकत उनका इशारा तो सिंगापुर से उन्होंने कहा था, इशारा तो पाकिस्तान की तरफ ही था। आज भी उन्होंने वहां से स्टेटमेंट दी है फिलीपीन से, स्पेशली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सी जो 1982 में लिखा था, और उसको उन्होंने स्पीच के अंदर अपनी जो थी उस पर उन्होंने हवाला दिया है कि सारी पार्टीज को उस पर पाबंद रहना चाहिए। और जो साउथ चाइना सी है जिसके ऊपर चाइना अपना काफी हक समझता है, और फिलीपीन का भी काफी पानी जो है वो जो समुद्री उसकी हदूद है उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। तो इट वॉज अ वेरी 2-4 चीजें इस वक्त आज की जो खबरों में मैं बताना चाहूंगा। एक तो मालदीव के भाईजान जो दाढ़ी वाले हैं वो भी थोड़े नरम हो गए हैं उन्होंने, क्योंकि आज उन्होंने भारत का कर्जा है काफी, और उन्होंने रीस्केड्यूल कराना था, तो वो थोड़े भारत के भी गीत गा रहे हैं। वो लोग उससे गलत मतलब ले रहे हैं कि शायद ही इज अ चेंज ऑफ हार्ट। लेकिन जयशंकर साहब निकले हुए हैं। जयशंकर साहब जो सिंगापुर और फिलीपीन जाना दर हकीकत, और फिर उसके बाद मोदी जी का भूटान में जाना, ये सारा दर हकीकत इज बेसिकली टू फ्लेक्स द मसल अगेंस्ट चाइना। और दूसरा इलेक्शन हो रहा है। मोदी साहब 400 नहीं तो 370-80 सीटें तो जरूर लेंगे, पॉपुलर हैं इस वक्त। मोदी साहब का जो जादू है वो सर चढ़ के बोल रहा है भारत के अंदर। पहले जो मैं देख रहा था उनका, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया था जब मैं भारत में था, तो एक वर्ड बड़ा मशहूर था वहां पे, जो स्लोगन था मोदी जी की गारंटी है। तो अब वो खासकर दूसरा स्लोगन मुझे पता चला है आज कि मोदी जी का परिवार, वो से कहते हैं ना कि कांग्रेसी पार्टी जो है वो उनमें एक ही परिवार है, गांधी, वो सारे एक ही परिवार पार्टी के अंदर घुसा हुआ है। तो वो मोदी साहब ने अपना उसका स्लोगन बनाया है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, भारतीय लोग मेरे परिवार हैं, मेरी फैमिली है। तो वो ये 2 स्लोगन इस वक्त जो लेटेस्ट है बच्चे बच्चे के मुंह पर है। मैंने जो बात चीज देखी थी वहां के हर दूसरे चौक में मोदी जी का वो प्ले कार्ड पड़ा हुआ था, वो उनका वो पूरा जिस तरह लगता है कि मोदी साहब खुद खड़े में, लोग खड़े वो साथ तस्वीरें बनाते थे।
ये देख। और दूसरी मैंने एक बात खासकर नोट की थी, दो चीजें खासकर मैंने नोट की इस दफा, और मेरे साथ जो दोस्त भारतीय थे वो भी देखते थे कि दो चीजें, एक तो अयोध्या मंदिर की वजह से पूरे भारत के अंदर हमने देखा तो वो जो केसरी झंडे झंडे थे, जय श्री राम के जिस तरह वो कहते थे। फिर मेरे कुछ भारतीय दोस्त थे वो कहते थे जी वो जो जब मंदिर हो रहा था तो उस वक्त गांव गांव शहर शहर में सुबह सुबह लोग निकलते थे, जुलूस निकालते थे जिसमें वो अपने सारे जो हिंदू थे वो गाने गाते थे। तो दूसरा उसमें ये मोदी साहब का देखा कि कोई 5 मिनट नहीं गुजरते सामने मोदी जी की तस्वीर नजर आ जाती किसी ना किसी फॉर्म और शेप में। लेकिन जो ही मैं चंडीगढ़ पहुंचा हूं तो वहां भगवंत मान साहब जो है आम पार्टी वाले, उनकी तस्वीर बिल्कुल उसी तरह सामने आ जाती थी। दिल्ली में थे कि जहां जाते थे तो वहां मोदी जी और साथ अपना आदित्य योगी साहब की तस्वीर फौरन आ जाती थी। तो ये दो चीजें मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग देखी हैं वहां पे कि एक तो झंडे, और मैं खासकर जो जिस जगह पे गया था जो मेरा मैं होम समझता हूँ, हिंदू बेल्ट है बिल्कुल, इंदौर। वहां पे तो खैर जाहिर है बहुत ज्यादा वो काउ बेल्ट उसको कहते हैं, तो वो, और फिर वहां सराफा बाजार में गया रात को शाम के टाइम, वो जिस तरह आपके फूड स्ट्रीट होती है दिन में वो सराफा बाजार है, शाम को वो पूरी मार्केट बन जाती है, तो वहां जाके फूड एंजॉय की। तो वहां पे मैंने देखा कि सारी चीजें थी, बल्कि मैंने वहां से एक तस्वीर आपके लिए बना कर लेके आया था इंदौर से, जो खासकर जो देखने वाली थी कि बिल्कुल सड़क से एक साइड पे मंदिर था और सड़क से दूसरी साइड पे मस्जिद थी और कोई मजार भी था, और मैं दोनों के अंदर जाके जगह मैंने वीडियो भी वहां से बनाई थी, तस्वीर मैंने खासकर कहा था कि आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन वहां पे को डिस्टेंस, एक दूसरे को रिलीजियस टॉलरेंस मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा ये उनके अंदर प्लस चीज है कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने का उनके अंदर मानना है। और एक बहुत बड़ा कंट्री है, इक्का दुक्का केसेस तो फिर आरजू हर जगह होते हैं, और दूसरा आरजू मैं समझता हूँ हर कौम और हर मजहब के अंदर कुछ परसेंटेज लोगों की होती है जो ट्रबल मेकर होते हैं, दे आर बॉर्न ट्रबल मेकर। और उसके ऊपर अगर राय बना लेनी कि सभी हिंदू ऐसे हैं, सभी मुसलमान ऐसे हैं, सभी सिख ऐसे हैं, तो दैट विल नॉट बी फेयर विद देम। बिल्कुल ऐसे ही सर, और यकीनन जिस तरह से भारत आगे गया है हर चीज में, खास तौर पे पाकिस्तानी तो इकोनॉमी बहुत देखते हैं उनकी, तो वो देखकर और हर जगह उनके सीईओज जो लगे हुए पूरी दुनिया में, वो देख के यकीनन पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। अब देखिए पता नहीं कब सीखेंगे। हमने उसके अंदर देखें, एक तो आज भी जब मैं बात कर रहा था कि हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के नए जो पवन बने हैं वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हैं, और इसका बुनियाद भी देखें उन्होंने 1950s में रख ली थी। मौलाना आजाद, अबू कलाम आजाद उनके पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, और नेहरू। अब ये एक दिन में तो नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त जो 91 के बाद जो सारा सिलसिला हुआ है उसके साथ साथ आप ये नोट करें कि उनकी नेशनलिज्म ग्रो करता गया है, उनकी डाइवर्सिटी, नेशनलिज्म और एजुकेशन, ये तीन सीक्रेट है उनके पास, तीन सीक्रेट। और ये किसी भी कौम में मैं और फाइनल में इसमें ये ऐड करूंगा कि जहां एजुकेटेड मिडिल क्लास होगी और वो नेशनलिस्ट होगी, वो कौम तरक्की करेगी, इसमें कोई शक नहीं। और इस वक्त वो भारत का टाइम है कि मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास और यूथ एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट है। मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म दिया, करप्शन को कंट्रोल करके दिखाया। बहुत जरूरी होता है करप्शन को कंट्रोल करें, और लोगों को जो अपनी लीडरशिप है उस पर एतमाद होकर ये हमारे साथ धोखा नहीं करें, तो तभी ये चीजें आगे जाती हैं। दैट इज व्हाट इट इज। लेकिन मैं खुश हूं इस चीज पे, बहुत खुश हूं इस चीज पे, क्योंकि मैंने होली वाले दिन भी स्पीच दी थी, और उसमें स्पीच में मैंने शुरू किया था कि आई एम अ सन ऑफ द ईस्ट माई सेल्फ, और ईस्ट का राइज करना, भारत का राइज करना मैं खुश इसलिए हूं कि जो इन्वेडर्स यहां जुल्म करते रहे हैं, जो कॉलोनियलिज्म के जुल्म थे, बल्कि 600 साल का जो एक पीरियड था होलोकॉस्ट, 600 साल का होलोकॉस्ट था हिंदुओं के ऊपर। आई एम ग्लैड दे आर टेकिंग रिवेंज फॉर दैट। मैं रिवेंज ही समझता हूँ इसको, कि दुनिया पे तरक्की कर, वो कहते हैं ना कि हमारी तरक्की ही सबसे बड़ा बदला है हमारा। उनकी तरक्की इस वक्त हो रही है, मैं खुश हूं इस चीज पे, बहुत खुश हूं इस पे। मेरी तरफ से मैं मुबारक देना चाहूंगा उनको, और अपने पाकिस्तानी भाइयों को कहूंगा कि लर्न करें उनसे, नफरतों को कंट्रोल करें, लर्न करें। आप ही के भाई, वो उनको भाई समझे प्लीज, वो आप ही के भाई हैं, आप ही जैसे हैं। खुदारा इन चीजों को कंट्रोल करके लर्निंग मोड में जाओ, और लर्न आप तभी कर सकते हैं जब आप गुस्से को काम डाउन करें। गुस्सा एक ऐसी चीज होती है, आरजू, गुस्से में आप लर्न कुछ नहीं कर पाते। और मैं यही चाहूंगा,
मैंने आपको कहा था कि आई विश मेरा बस चले आज लाहौर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखूं आज। सर हमारे यहाँ तो ये हाल है कि बड़े-बड़े पढ़े-लिखे लोगों की वीडियो सामने आती है, नहीं जो टीवी नहीं चैनल पे भी आरज़ू, आते हैं, वो कहते हैं जी उनकी मिनिस्टर जो है वो वहाँ कैसे चली गई, सऊदीया कैसे चली गई विजिट आरज़ू करने, अभी उसकी तक उसी छोड़े, पे नहीं फँसे। उसको छोड़े, मैं तो फिर भूल जाता हूँ ना, एचईएसएन कॉलेज ही देख लें आप। फिर ये आहत चीमा ही देख लें, ये तालीम की कमी है इनको, मैं फिर क्या करूँ? देख बिल्कुल के ऐसा। जख्मी तभी होता हूँ ना, अपनी आंखों से देख के। बल्कि मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँगा आरज़ू, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाके लेक्चर दूंगा। मैं जा रहा हूँ इस समर के अंदर, दोबारा इस समर में जाऊंगा, गर्मियों में, टू डिलीवर स्पीचेस इन फ्यू यूनिवर्सिटीज। लेकिन जो मेरे लिए सबसे बड़ा मैटर ऑफ प्राइड होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाकर स्पीच देना। लेकिन ये कि विश कि हमारे बच्चे भी जो है गुस्से को चेंज करके लर्निंग पे जाएं, लर्न करें, और साइंस को पढ़ें, इंग्लिश और मैथ को पढ़ें, कंप्यूटर सीखें। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी ऐसा होगा। बहुत शुक्रिया आज My आपने pleasure, ज्वाइन किया। Arzu, and once थैंक यू again, सर। happy Holi once again. Thank हैप्पी you so होली much. सर। Tons थैंक of यू सो praise. मच। Thank you. थैंक यू।